हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एमपी सेट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की यूनिट 2 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम पहला विचारक प्लेटो को पढ़ेंगे। प्लेटो जो यूनानी दार्शनिक था। आइए हम सबसे पहले उसके ये सिलेबस है यूनिट 2 में। देखिए, हमें पहले यूनानी विचारक प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद इटली के मैकियावेली को पढ़ना है। उसके बाद हॉब्स, लॉक और रूसो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के विचारक हैं। उसके बाद नारीवादी विचारक पेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता के अग्रणी विचारक चिंतक स्टुअर्ट मिल को पढ़ना है। फिर इसके बाद कार्ल मार्क्स, हन्ना अरेंट, एंटोनियो ग्राम्सी, फ्रेंच फैनॉन, माओ जेडंग और जॉन रॉल्स को पढ़ना है। तो हम हमारे आगे का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम प्लेटो के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है प्लेटो का जन्म। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम अरिस्टोन, माता का नाम पैरिक्टोन था। उसके कंधे भरे हुए थे और चौड़े थे, इसलिए उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लाटोन कहना शुरू किया। प्लाटोन का अर्थ होता है चौड़ा कंधे वाला, चौड़ा और चपटा। प्लेटो शब्द यूनानी का उच्चारण प्लाटोन है, ठीक है। इसके बाद अरबी में इसका अर्थ होता है अफलातून। फिर उसके बाद तभी से प्लेटो को प्लेटो उसका नाम प्लेटोन के स्थान पर प्लेटो प्रचलित हो गया। प्लेटो अपने युवावस्था में, अपने टीनेज में क्रांतिकारी विचारधारा से थे। उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहते थे। राजनीतिज्ञ के स्थान पर प्लेटो एक महान राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसोफर बन गए। प्लेटो ने अपने जीवन काल में एथेंस एवं स्पार्टा के बीच 30 वर्षीय युद्ध के कारण एथेंस का पतन व उसे गुणविहीन देखा था। एथेंस पर ही 30 व्यक्तियों के हिंसा एवं क्रूर शासक देखकर उसे राजनीति से बेरक्ति, उनके मन से राजनीति का जो भाव समाप्त हो गया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं। प्लेटो और प्लेटो के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना बोल सकते हैं उसमें, कि उनके जो गुरु थे सुकरात को जब प्राण दंड की सज़ा दी गई, तो जिसका प्रभाव प्लेटो के जीवन पर पड़ा। राजनीति से विरक्त होकर दर्शन की ओर आकर्षित हो गए, और उसके बाद उन्होंने दर्शन में ज़्यादा ध्यान दिया। प्लेटो के प्रमुख सिद्धांत में आते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद सिद्धांत, जो आज के साम्यवाद से बिल्कुल भिन्न है। और आदर्श राज्य जो है प्लेटो का, वो एक प्रकार से यूटोपियन स्टेट कहा जा सकता है, जो इस पृथ्वी पर कहीं अस्तित्व नहीं रखता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी वर्ग संबंध के सिद्धांत के आधार पर हम देख सकते हैं। उसके बाद प्लेटो की हम रचनाएं देखते हैं। प्लेटो की रचनाओं में आता है प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 36 या 38 मानी जाती है, किंतु इसके प्रमाणिक ग्रंथ केवल हैं। प्लेटो की लगभग 36 या 38 कृति मानी जाती है, सही। इसमें से 28 प्रमुख है, जिसमें से 28 में से 3 जो रचनाएं हैं वो उन्होंने राजनीति पर लिखी है, और राजनीति पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। उनका नाम प्लेटो द्वारा लिखी हुए प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। पहला एपोलॉजी, दूसरा क्रीटो, तीसरा यूथिफ्रो, चौथा जॉर्जियास, पांचवा मीनोस, छठवा प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, 8वें नंबर में फेडो, 9वां रिपब्लिक, 10वां सोफिस्ट, 11वां स्टेटमेंट लॉज और 12वीं लॉज। इनमें से स्टेटमेंट, लॉज और रिपब्लिक राजनीति और शासन के ऊपर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। प्लेटो की महान कृति
में रिपब्लिक आती है, जिसे ग्रेट वर्क ऑफ प्लेटो रिपब्लिक भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। प्लेटो की महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में अपने विचार परिपक्व और पूर्ण होने पर लिखा था। यह उसका अनुपम ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक प्लेटो के अन्य सब ग्रंथों से बड़ा होते हुए भी लॉस, जो उसकी राजनीति पर लिखी गई है ग्रंथ है, उससे छोटा है, किंतु महत्व की दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ है। रिपब्लिक आज के नाम से कुछ भ्रांति हो सकती है। आजकल रिपब्लिक शब्द का अर्थ गणराज्य के रूप में निकाला जाता है, किंतु प्लेटो ने इसका प्रयोग इस संकुचित अर्थ में नहीं किया। प्लेटो ने यूनानी भाषा में पॉलिटिया नाम दिया, जिससे तात्पर्य राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान। प्लेटो की रिपब्लिक राज्य की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख है, न कि उसके नाम के लैटिन अनुवाद रिपब्लिक से सूचित होने वाले गणराज्यों की व्यवस्था का। रिपब्लिक का दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस है, किंतु इसे राजनीति विज्ञान या विधि शास्त्र के ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस है। इस नाम से प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ न्यायशास्त्र से मुख्यतः संबंध रखता है। इस ग्रंथ के उपयुक्त दोनों नामों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ का संबंध राजनीति और न्याय से है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। रिपब्लिक की तुलना भारतीय ग्रंथ महाभारत से की जा सकती है। जैसा कि महाभारत में नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र आदि विविध विषयों का वर्णन हुआ है, वैसे ही प्लेटो के रिपब्लिक में भी विविध विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें से रिपब्लिक में आदर्श राज्य और न्याय की संकल्पना का वर्णन किया गया है। रिपब्लिक प्लेटो के संपूर्ण दार्शनिक विचारों का प्रतिबिंब है। ठीक है, इसके बाद कहाँ चले? रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु न्याय सिद्धांत की आधारशिला और शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत के आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है। आदर्श राज्य की बागडोर ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपता है जिसमें आत्मा के सभी गुण विद्यमान हैं, अतः वे विवेकशील, सर्वद्रष्टा तथा परम सत्य के गुणों से युक्त शासक होते हैं। प्लेटो ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता है जो पूर्ण रूप से आदर्श हो, और उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके द्वारा चित्रित आदर्श राज्य व्यवहारिक है अथवा नहीं, जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसका अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, उसने स्वीकार किया है कि वह नगर शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार पृथ्वी पर यह कहीं भी नहीं है। स्टूडेंट, आगे का टॉपिक रहेगा हमारा प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति के विकास के 3 चरण बताया हुआ है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य निर्माण में 3 चरणों में किया है। प्रथम चरण मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार उसने माना है, क्योंकि इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। मतलब कि इसमें ऐसा बताया गया है कि प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार मानव आर्थिक आवश्यकताएं ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्राथमिक तंतु हैं। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, जबकि पारस्परिक सहयोग विनिमय से सभी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक जीवन की वस्तुओं का आदान प्रदान, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन को जन्म देता है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत उनकी दृष्टि से राज्य की एकता की सृष्टि है। प्लेटो के शब्दों में इरादा यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। सभी अपने अपने अलग अलग स्वभाव में है, जिसका जिस कार्य में मन लग रहा है उसको वही कार्य करने दिया जाए, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना किया जाए। एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए, तब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो ने उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग क्लास
कहकर पुकारता है, जिसका प्रमुख गुण है संपत्ति, प्रेम, शुद्ध, एपेटाइट, शुद्धा। साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ 2 सिद्धांतों, श्रम विभाजन का सिद्धांत और कार्य विशिष्टीकरण का बीज रोपण भी इसी चरण में हुआ है। इसी चरण में प्रत्येक व्यक्ति के अपने गुण के अनुसार कार्य करने और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करने का बीज रोपण इसी चरण में हुआ है। जिस प्रकार प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण में प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है, उसी प्रकार उसके द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग का अभ्युदय होता है। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना एवं आंतरिक शांति सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देना है। आदर्श राज्य में सैनिक का प्रमुख कार्य रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। उसमें चेतना है और साहस मुख्य गुण होते हैं। जिस प्रकार उत्पादक वर्ग में प्रथम चरण में प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिए प्रमुख गुण बताए थे, शुद्धा, एपेटाइट, और इसमें बताया गया है साहस, चेतना सैनिक वर्ग के लिए। आदर्श राज्य के निर्माण में तीसरे चरण में प्लेटो ने राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग को निर्धारित करता है। उसके अनुसार सैनिक वर्ग के लोगों में समानता, उत्साह तथा विवेक पाया जाता है, किंतु इसमें कतिपय ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अधिक बाहुल्य होता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राज्य का दार्शनिक शासक माना है। अपने इस तीसरे चरण में प्लेटो ने दार्शनिक राजा का वर्णन किया है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक के विवेक तत्व के आधार पर प्लेटो ने 2 गुण माने। प्रथम, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है। द्वितीय, विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। अतः प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होने चाहिए एवं उसमें पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार तीनों चरणों में राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं, उत्पादन जिसमें उत्पादक वर्ग, रक्षा जिसमें सैनिक वर्ग, और शासन जिसमें दार्शनिक वर्गों में गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के आधार पर उनमें शुद्धा जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, साहस जो राज्य की रक्षा करने के लिए, तथा विवेक जो राज्य के शासन, संचालन, प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, उस आधार पर वर्णन करते हैं। आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग हो जाते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग शासक क्रमशः राज्य की आत्मा के 3 गुणों, शुद्धा, उत्साह, विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 2 वर्गों, सैनिक तथा दार्शनिक वर्ग को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक माना है। इसका कारण यह है कि राज्य का विवेक राज्य के उत्साह की सहायता से राज्य के संरक्षक की जिम्मेदारी को समुचित रूप से निभा सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के इन तीनों वर्गों को अपने गुणों के अनुसार कार्य को संचालन करना चाहिए। इस प्रकार इसके आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता कार्य विभाजन का सिद्धांत था। आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के आधार पर रखी गई है। अगला चैप्टर रहेगा हमारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत। धन्यवाद।